जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। कि जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमां भी जमीन पर आएगी, बस इरादों में जीत की कूंज चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस सेशन में एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेटिव, अमेजिंग एंड इम्प्रेसिव होने वाला है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारे राइट्स क्या है, हमें अपने राइट्स के बारे में जानना चाहिए। और जो हमारा फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन है सच एज अपेंडिक्स 2 या अपेंडिक्स 3 एंड एलडीसी 30% जो कि अभी होने वाला है, इन सारे सेक्शंस को यदि देखा जाए तो इन सभी सेक्शंस के लिए आरटीआई एक्ट 2005 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो माय डियर फ्रेंड, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। एंड जैसे कि यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट क्वेश्चंस बैंक एमसीक्यू यानी इस्टेब्लिशमेंट्स सेक्शन को इसमें टच किया गया है और उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चंस है। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख रहे हैं आरटीआई एक्ट 2005, आरटीआई एक्ट 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हाउ मेनी सेक्शंस कवर्ड अंडर आरटीआई एक्ट, यानी क्वेश्चन कर रहा है कि आरटीआई एक्ट के अंतर्गत कितने सेक्शन को कवर किया गया। तो राइट आंसर इज 10 सेक्शंस को कवर किया गया है अंडर आरटीआई एक्ट 2005। डियर फ्रेंड्स, आज इस टोटल जो डिस्कस होगा वो 65 क्वेश्चन का डिस्कस होगा। तो सो हम लोग फास्ट करेंगे, आप 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005, यानी आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत इंफॉर्मेशन के रूप में किसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है। लॉग बुक्स को, या फिर फाइल नोटिंग को, या फिर डाटा मटेरियल हैड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, या फिर सर्कुलर्स को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फाइल नोटिंग को। फाइल नोटिंग जो होता है वो इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 नहीं आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 कि द ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ऑफिसेज अंडर it to provide information to the citizens requesting for information under the act is known as किस रूप में जाना जाता है। जो ऑफिसर्स पब्लिक के लिए, सिटीजन्स के लिए इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाता है उसे किस रूप में जाना जाता है। वंस अगेन, द ऑफिसर्स डेजिग्नेटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जितने भी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है उसमें सभी पब्लिक अथॉरिटीज़ के एक ऑफिसर डेजिग्नेट किया जाता है। एंड अंडर इट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन रिक्वेस्टिंग फॉर इंफॉर्मेशन अंडर एक्ट इज, यानी सिटीजन्स के रिक्वेस्ट के बेस पर वो इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाते हैं, तो वो किस रूप में जाने जाते हैं। तो राइट आंसर इज PIO यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। राइट आंसर इज PIO। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005, यानी आरटीआई एक्ट 2005 में जो टाइम का जो बाउंडेशन है, लिमिटेशन है, वो कितने दिनों का है। तो 30 डेज, यानी विद इन 30 डेज आरटीआई एक्ट का आंसर करना होगा, जवाब देना होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज कि व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन, यानी कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए, पाने के लिए क्या टाइम लिमिट है कंसर्निंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन, यानी किसी भी पर्सन का जो लिबर्टी है और जो लाइफ है उसके कंसर्निंग में कितने टाइम का बाउंडेशन है। तो दैट इज़ 48 आवर्स, यानी 48 आवर्स के अंतर्गत आपको, मतलब आरटीआई में जो भी उसके जो स्टाफ्स हैं उनको सूचना उपलब्ध कराना होगा। तो रिमेंबर इट, 48 आवर्स to get the information concerning the life and liberty of a person. Okay, and question number 6 is कि if the interest of a third party are involved in information sought
फॉर मैक्सिमम टाइम लिमिट टू गेट द इन्फॉर्मेशन विल बी, यानी इसमें कह रहा है कि इफ़ द इंटरेस्टेड ऑफ ए थर्ड पार्टी, यदि थर्ड पार्टी इसमें इंटरेस्टेड हो तो एंड आर इन्वॉल्व इन इंफॉर्मेशन सॉर्ट फॉर, और वो भी जो थर्ड पार्टी है वो इंफॉर्मेशन शॉर्ट फॉर करने के लिए, यानी इंफॉर्मेशन मांगने के लिए जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है टू गेट द इन्फॉर्मेशन वो कितना होगा, तो वो होगा 40 डेज। कब? जब थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व होगा, इंटरेस्टेड होगा तब। ओके, एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 7 कि इफ़ इंफॉर्मेशन सॉर्ट हैज़ बीन सप्लाइड बाय थर्ड पार्टी और is treated as confidential by that third party, the third party must be given a representation before the PIO. PIO समझ गए, Public Information Officer, in reply to the notice issued to 10 days. इसका जो राइट आंसर है वो है 10 डेज। यानी इफ इंफॉर्मेशन साउट हैज़ बीन सप्लाइड बाई थर्ड पार्टी के द्वारा यदि इंफॉर्मेशन सप्लाई किया जाता है, दिया जाता है, या इज ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल बाय थर्ड पार्टी, या थर्ड पार्टी के द्वारा इसे कॉन्फिडेंशियल रूप में ट्रीट किया जाता है, तो द थर्ड पार्टी मस्ट बी गिवन ए रिप्रेजेंटेशन बिफोर द PIO, यानी तब थर्ड पार्टी को PIO के समक्ष क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन देना होगा इन रिप्लाई टू द नोटिस इशूड। तो वो जो राइट आंसर है वो है 10 डेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक आपको RTI एक्ट 2005 आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा होगा, बिकॉज ये हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम आए दिन RTI एक्ट के तहत जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है, जो भी प्रॉब्लम आता है, तो उसे हम RTI में डाल देते हैं और उसके अंतर्गत हमें उसका आंसर मिल जाता है। ओके, कम टू द पॉइंट। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द फी फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट। यानी डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सेंस है कि RTI एक्ट के तहत यदि हमें किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए व्हाट इज़ द फी क्या है, ओनली 10 रुपीज़। उसके लिए फ़ी क्या है, RTI एक्ट के अंतर्गत यदि हमें किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट मैटर का, तो उसके लिए हमें फ़ी ओनली आई हैव टू पे 10 रुपीज़। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 9 कि फर्स्ट अपील टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कैन बी प्रीफर्ड बाय द एप्लीकेंट विद इन ब्लैंक डेज, यानी हाउ मेनी डेज from the expiry of the prescribed time limit or from the receipt to the decision from the PIO, Public Information Officer, यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के से जो डिसीजन दिया जाता है वो रिसिप्ट ऑफ द डिसीजन फ्रॉम द PIO। तो फर्स्ट अपील टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कैन बी प्रीफर्ड बाय द एप्लीकेंट विद इन 30 डेज, यानी एप्लीकेंट जो इस चीज़ को दायर करता है RTI, तो जो फर्स्ट अपील टू द फर्स्ट एप्लीएट मीन्स होता है, मतलब अपील करने वाला अथॉरिटी जो होता है, जहाँ पर हम अपील कर सकते हैं RTI का, तो कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एप्लीकेंट विद इन 13 डेज। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर। एंड थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं ताकि हम लोग आसानी से इसे देख पाएँ, सुविधा होगा। यस, एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज कि फर्स्ट अपील शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी विद इन ब्लैंक डेज, यानी विद इन ब्लैंक मीन्स हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट, यानी कह रहा है फर्स्ट अपील शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, यानी कहता है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा जो फर्स्ट अपील है उसको डिस्पोज्ड ऑफ में समाप्त कर दिया जाता है। कब? विद इन हाउ मेनी डेज, तो विद इन 30 डेज, विद इन 30, क्योंकि अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि RTI एक्ट के अंतर्गत यदि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए जो टाइम कॉन्वर्डेशन है, लिमिटेशन है, दैट इज 30 डेज। तो 30 डेज के अंतर्गत बाय द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी फर्स्ट अपील शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ। ओके, हाउ मेनी डेज? 30 डेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 कि पीरियड फॉर डिस्पोजिंग फर्स्ट अपील कैन बी एक्सपैंड बाय ब्लैंक डेज मीन्स हाउ मेनी डेज फ्रॉम 30 डेज इफ नेसेसरी। कहता है कि यदि नेसेसरी है तो हम ऐसा नहीं है कि 30 डेज लगाएंगे ही, यदि 30 डेज से बिफोर यदि हमारा इंफॉर्मेशन रेडी है प्रोवाइड करने के लिए, तो पीरियड फॉर डिस्पोजिंग फर्स्ट अपील कैन बी एक्सपैंड बाय 15 डेज फ्रॉम 30 डेज इफ नेसेसरी। और ऐसे कंडीशन में एक आ रहा है क्वेश्चन ना, कि थोड़ा क्वेश्चन का यहाँ पर ट्विस्ट है कि 15 डेज फ्रॉम 30 डेज, यानी 30 दिन से आप 30 डेज से वो बढ़ाकर 45 डेज भी कर सकता है। यानी 30 डेज में कब? जब पीरियड फॉर डिस्पोजिंग फर्स्ट अपील कैन बी एक्सपेंड, यानी फर्स्ट अपील का जो टाइम है वो एक्सपेंड किया जा सकता है। कितना? तो 30 + 15 = 45 डेज तक
एक्सपेंड कर सकता है। तो हाउ मेनी डेज, 15 डेज फ्रॉम 30 डेज इफ नेसेसरी, यदि ज़रूरत हो तो ऐसे विद इन 30 डेज आरटीआई एक्ट का आंसर मिल जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि द लॉन्ग टाइटल ऑफ द आरटीआई एक्ट सिक्स टू प्रमोट द फॉलोइंग क्वालिटीज इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। तो कहता है कि जितने भी पब्लिक अथॉरिटी है तो आरटीआई एक्ट का जो सिक्स टू प्रमोट द फॉलोइंग क्वालिटीज। आरटीआई एक्ट में लोग को इतना ट्रस्ट क्यों है? क्योंकि आरटीआई एक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, उसमें किसी भी तरह का धोखाधड़ी की बात नहीं होती, वो जो भी होती है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ दिया जाता है। तो द लॉन्ग टाइटल ऑफ द आरटीआई एक्ट सिक्स टू प्रमोट द फॉलोइंग क्वालिटीज इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। तो कौन? तो ट्रांसपेरेंसी। ओके, not punctuality, efficiency and reputation. Right answer is transparency. Basically RTI is known for its transparency. Okay, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि सेकेंड अपील टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी CIC, द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कैन बी प्रीफर्ड बाय द एप्लीकेंट विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन वाज गिवन और शुड हैव बीन, यानी कितने दिनों तक इंफॉर्मेशन दिया जाना चाहिए या फिर इंफॉर्मेशन दिया गया था। तो जो सेकेंड अपील है टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड द, या फिर कह सकते हैं द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कैन बी प्रीफर्ड बाय द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के द्वारा प्रीफर किया जा सकता है। कितने डेज? तो राइट आंसर इज 90 डेज तक प्रीफर किया जा सकता है। कब? फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन वाज गिवन और शुड हैव बीन, यानी दिया जाना चाहिए या जो दे दिया गया था तब से 90 डेज। चलिए आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा और इंटरेस्टिंग भी, टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है आरटीआई एक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन यानी CIC यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन इंक्लूड्स, यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो होते हैं वो इंक्लूड्स क्या होते हैं? तो ऑल द अबव बाय द प्राइम मिनिस्टर, ऑल द अबव बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द लोकसभा ये भी होते हैं, वन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड ये भी होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द अबव बाय द प्राइम मिनिस्टर। चलिए, यानी CIC जो होता है यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसमें इंक्लूड्स कौन कौन होते हैं? तो सारे लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, अपोजिशन लोकसभा के अपोजिशन के लीडर भी होते हैं एंड वन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 15 कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005 एंड सेलेक्ट वन विच इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर और स्पेशली एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्ट मीन्स होता है छूट प्राप्त होना, किसी चीज़ में छूट प्राप्त होना। तो रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो अभी हम लोग पढ़े, CIC था क्या? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। व्हाट हेयर इज CIO, एक होता है PIO यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, व्हाट हेयर इज चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर CIO। यानी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड सेलेक्ट वन विच इज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर और स्पेशली एग्जेम्प्टेड। इसमें कौन सा है जो मतलब इस चीज़ पर, इसके रिगार्डिंग में ये मेल नहीं खाता? तो वो है रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। बाकी सारे इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सही है। एवरी इंफॉर्मेशन every information commission state hold officer for term of 5 years till the age of years whichever earlier, जो भी पहले हो जाए। एंड क्वेश्चन नंबर 16 द आरटीआई एक्ट गिव्स राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। कहता आरटीआई एक्ट जो है वो राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन, सीक मीन्स बेसिकली होता है तलाश करना, इन्फॉर्मेशन मांगना। तो इसका राइट कौन देता है? आरटीआई एक्ट गिव्स राइट, राइट देता है, गिव्स राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। किससे? तो पब्लिक अथॉरिटीज से, है ना। राइट आंसर इज पब्लिक अथॉरिटीज। क्वेश्चन नंबर 16 कि सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बाई यानी सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाई, यानी CIC किसके द्वारा अपॉइंटेड होता है? तो हम जो भी जानते हैं कि इलेक्शन
कमिश्नर भी जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, और कमिश्नर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी जो भी होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी CIC shall be appointed shall be appointed for a term of blank years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of years whichever is earlier। यानी कह रहा है कि CIC जो होते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जब उनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनका जो पीरियड होता है जो काम का, जिसको कार्यकाल बोलता है, तो कितने दिनों का होता है, फ्रॉम डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस और टिल ही अटेंस द एज ऑफ ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि जब से वो चार्ज लेते हैं तब से वो 5 ईयर्स तक रहेंगे, या यदि उनका एज यदि उनका एज ही अटेंस द एज ऑफ 65 ईयर्स, तब उनकी जो कार्यकाल होगा उनका वो पूरा हो जाएगा। और ये दोनों में जो भी अर्लियर होगा, पहले होगा, उसी को मानोगे, या तो 5 ईयर्स हो जाए या फिर 65 ईयर्स एज हो जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर, और इसे थोड़ा जूम कर लिया जाए ताकि थोड़ा पढ़ने में सुविधा हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कि सेक्शन 41B and 9 of RTI Act state that a public authority should publish। कहता है कि RTI का जो सेक्शन है 41 का B and 11 of RTI Act state that, क्या स्टेट करता है, क्या बताता है, ए पब्लिक अथॉरिटी शुड पब्लिश। तो कहता है कि द बजट एलोकेटेड टू ईच ऑफ इट्स एजेंसी, ओके, प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, ओके, रिपोर्ट्स डिसबर्समेंट मेड, सही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट इज द टाइम स्पैन मेंशन्ड इन द RTI Act 2005 फॉर मेकिंग ऑर्डर्स फॉर रिमूविंग डिफिकल्टीज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द RTI Act 2005। यानी RTI Act 2005 के द्वारा जो प्रोविजंस दिया गया है, टाइम का जो बाउंडेशन दिया गया है कि मेंशन इन द RTI Act 2005, तो उसका जो राइट आंसर है वो है 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, यानी जब से एक्ट की शुरुआत हुई RTI Act की, तब से उसके बाद तक 2 साल तक, है ना। 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 21 एंड 21 इज कि द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RTI Act 2005 कैन बी अमेंडेड बाई, यानी RTI Act 2005 में अमेंडेड किया गया, उसमें सुधार किया गया कुछ, तो कब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RTI Act 2005 कैन बी अमेंडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी इसमें अमेंडमेंट जो आया, जो सुधार किया गया, वो किसके द्वारा किया गया, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर कि RTI Act 2005 कम्स इनटू फोर्स आफ्टर ब्लैंक डेज ऑफ इट्स इनैक्टमेंट। कहता है कि 2005 कहता है कम इनटू फोर्स, ये मतलब कि लागू कब से हुआ, कितने दिनों से बाद हुआ, कि हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स इनएक्टमेंट, जो अधिनियमित होने से के कितने दिनों के बाद जो RTI Act 2005 है वो कम इनटू फोर्स में आया, यानी मतलब कि रूल्स में आया, काम करने लगा, तो 120 डेज। ओके, यानी आफ्टर 120 डेज ऑफ इट्स इनएक्टमेंट RTI Act 2005 कम्स इनटू फोर्स। डियर फ्रेंड्स, होप कि आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा और आप मज़े से पढ़ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर कि RTI Act 2005 इनैक्टेड ऑन, ये इनैक्टेड कब हुआ, तो ये जो हुआ, एक होता है प्रभावी, एक इम्प्लीमेंटेशन होता है कि लागू हो गया, है ना, और एक होता है कि मतलब कि बनाया गया बट अभी लागू नहीं हुआ। तो RTI Act 2005 इनैक्टेड ऑन 15 जून 2005। 15 यानी अधिनियमित कब हुआ, तो 15 जून 2005। एंड क्वेश्चन नंबर 24 कि विच सेक्शन ऑफ RTI Act 2005 डील्स विथ
ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। कहता है आरटीआई एक्ट 2005 के किस सेक्शन के द्वारा जो ऑब्लिगेशन होता है पब्लिक अथॉरिटीज का, है ना, विथ ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। तो ये जो राइट आंसर है वो है सेक्शन 4 का 1। राइट आंसर इज सेक्शन 4(1). विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 डील्स विथ ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। यानी पब्लिक अथॉरिटीज के कोई भी ऑब्लिगेशन होता है तो आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन 4 का 1 है वही उसको डील करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं कि विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 डील्स विथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो इसका जो है राइट आंसर वो है सेक्शन 12 एंड 11। इसका जो राइट आंसर है सेक्शन 12 एंड 11 of section of RTI Act 2005 deals with constitution of Central Information Commission। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 26 इज कि द एक्ट एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ। कहता है कि जो आरटीआई एक्ट 2005 था जो एक्सटेंडेड किया गया द होल ऑफ इंडिया में, एस्केप द स्टेट ऑफ, किस स्टेट को छोड़कर, तो दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 इज how much time does an APIO at the most have to forward an RTI application appeal to the public information officer या first affiliate authority। कह रहा है कि how much time does an APIO यानी assistant public information officer at the most have to forward an RTI application appeal। RTI का जो एप्लीकेशन होता है या जो अपील टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है या फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी वो है हाउ मच टाइम डज एन आईपीओ एट द मोस्ट हैव टू फॉरवर्डेड 5 days। इसका जो राइट आंसर है वो है 5 days। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस क्वेश्चन नंबर 28 कि देर इज एन अपर लिमिट फॉर द नंबर ऑफ PIO एंड APIO टू बी अपॉइंटेड बाय ए पब्लिक अथॉरिटी यानी PA एज पर द RTI एक्ट 2005। तो इसका जो राइट आंसर है कि नो, देर इज नो सच लिमिट। कहता है देर इज एन अपर लिमिट फॉर द नंबर ऑफ PIO एंड APIO टू बी अपॉइंटेड बाय पब्लिक अथॉरिटी। कहता है पब्लिक अथॉरिटी यानी PA के द्वारा जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है या असिस्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी APIO जो होता है उसका अपर लिमिट क्या रखा गया है टाइम का, जो कि एज पर द RTI एक्ट 2005 तक। कहता है नो, देर इज नो सच लिमिट व्हाट सो एवर एज पर द RTI एक्ट 2005 यानी RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत ऐसा कोई भी टाइम अपर टाइम का मेंशन नहीं किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। थोड़ा जूम कर लिया जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एंड क्वेश्चन नंबर 29 इज कि राइट टू इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द राइट टू ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ। तो कहता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द राइट टू ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ। राइट टू इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है यानी उसके अंतर्गत जो और इंफॉर्मेशन ऑब्टेनिंग करने का जो तरीका वो किस फॉर्म में, तो डिस्केटर्स, फ्लॉपीज, टैप्स, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देखते हैं कि द प्रीएम्बल आर्ग्यूज दैट revelation of information in actual practice is likely to conflict with other public interest यानी OPI other public interest। The preamble argue यानी RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत जो preamble argue है वो that revelation of the information in
actual practice is likely to conflict with other public interest. Okay, right answer is other public interest. चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर कि द preamble of the RTI Act states that transparency of information is vital to, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंटेन करप्शन। कहता है द प्रियम्बल ऑफ द आरटीआई एक्ट स्टेट दैट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज वाइटल टू, यानी इंफॉर्मेशन में से जो ट्रांसपेरेंसी आती है वो किसके लिए आती है, ताकि वो उस चीज़ से जो इंफॉर्मेशन सॉर्ट किया गया है, मांगा गया है, वो कंटेन करप्शन, यानी उसके रिगार्डिंग में आरटीआई एक्ट के अंतर्गत ट्रांसपेरेंसी होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट डील्स विथ एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, तो राइट आंसर इज सेक्शन 8, यानी सेक्शन आरटीआई एक्ट 2005 का सेक्शन 8 जो है वो कहता है कि क्या डील करता है, तो एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन का एग्जेम्पशन की जो बात होती है आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत वो होती है सेक्शन 8 के अंतर्गत। एंड क्वेश्चन नंबर 33 कि अंडर विच सेक्शन ए सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर may reject a request for information where such a request for providing access would involve in infringement of copyright subject, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेक्शन 9, यानी आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 9 के अंतर्गत जो स्टेट या सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है मे रिजेक्टेड ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subject, यानी किसी के भी कॉपीराइट का मामला यदि होता है, उससे जुड़ी हुई चीज़ होता है, तो जो सेंट्रल या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं मे रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34 कि द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 2 इंक्लूड्स ऑल ऑफ द एबव, इसका आंसर होगा क्योंकि रिकॉर्ड्स की बात आती ही है, ओपिनियन की बात आती ही है, डॉक्यूमेंट्स की बात आती ही है, तो द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है, इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट, तो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स का भी हो सकता है, ओपिनियन का भी हो सकता है, या डॉक्यूमेंट्स का भी हो सकता है, तो ऑल द एबव। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर कि असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी APIO असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैज़ टू फॉरवर्ड फर्स्ट अपील्स टू फर्स्ट एपिलिएट अथॉरिटी, यानी फर्स्ट अपील को कहाँ पर फॉरवर्ड किया जाता है, फर्स्ट अपील को तो फर्स्ट एपिलिएट अथॉरिटी के पास ही किया जाता है, और ये कौन करता है, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कि द आरटीआई एक्ट 2005 stipulates that a public authority should transfer an RTI application or a part thereof to another public authority if the application or a part of its pertain to information, यानी ये इंफॉर्मेशन किससे संबंधित रखता है आरटीआई एक्ट के 2005 कि कहता है कि हेल्ड बाय अनदर पब्लिक अथॉरिटी, या फिर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच इज मोर क्लोजली कनेक्टेड विद द फंक्शन ऑफ अनदर पब्लिक अथॉरिटी, यानी अनदर पब्लिक हेल्ड बाय अनदर पब्लिक अथॉरिटी, यानी अनदर पब्लिक अथॉरिटी का जो व्यू है ना, और जो आरटीआई एक्ट जो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच इज मोर क्लोजली कनेक्टेड विद द फंक्शन ऑफ अनदर पब्लिक अथॉरिटी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोनों, कि अनदर पब्लिक अथॉरिटी भी होना चाहिए और दोनों में कनेक्टिविटी सिमिलरिटी यदि मिलती है तो दोनों होगा। राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर कि टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ फर्स्ट अपील बाय द फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी, फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी के द्वारा जो टाइम लिमिटेशन फर्स्ट अपील का डिस्पोज करने का जो टाइम है वो है 30 to 45 डेज।
कहता असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैज़ टू रिसीव द फॉलोइंग फ्रॉम द सिटीजन्स, यानी APIO असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहता है कि हैज़ टू रिसीव द फॉलोइंग फ्रॉम द सिटीजन, सिटीजन्स के द्वारा, सिटीजन से कौन कौन से फ्लोइंग मीन्स निम्नलिखित में कौन सा ऐसा जो है ये जो ऑप्शंस है जो कि रिसीव किया जाता है ऑफिसर के द्वारा। तो एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन, फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर है एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन से जुड़ी जो भी एप्लीकेशन है वो APIO द्वारा API को रिसीव करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि विच सेक्शन डील्स विथ शिवरेबिलिटी ऑफ द RTI एक्ट, यानी RTI एक्ट 2005 का वो कौन सा सेक्शन है जो गंभीरता पूर्वक किसी भी चीज़ को डील करता है, तो वो है सेक्शन 10, यानी RTI एक्ट 2005 का जो सेक्शन है 10 वो काफ़ी गंभीरता से किसी भी चीज़ को लेता है और उस चीज़ को पुष्टि करता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 कि RTI एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू, RTI एक्ट किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ऑल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सिस्टेंटली फाइनेंस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कहता है जितने भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है सब्सिस्टेंटली फाइनेंस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो फाइनेंस के रूप में जिन्हें हेल्प मिलता है, वैसे सभी ऑर्गेनाइजेशन पर RTI जो एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सो राइट आंसर इज हेयर क्वेश्चन नंबर 41 कि हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन लेजिस्लेशन या रिजिम्स, तो इसका जो राइट आंसर है ओवर 80। कहता है पूरे वर्ल्ड में मोर देन 80 कंट्रीज है ना, जो कि है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन लेजिस्लेशन की सुविधा उन्हें प्राप्त है। यानी हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव फ्रीडम, यानी उन्हें फ्रीडम है मोर देन 80 कंट्रीज को इंफॉर्मेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन लेजिस्लेशन। एंड नेक्स्ट इज कि हु रिसीव एप्लीकेशन अंडर द RTI एक्ट 2005, यानी RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत एप्लीकेशन रिसीव कौन करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है, देखते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एट द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लेवल, बिल्कुल सही, ये तो करता ही है। दूसरा देखते हैं, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एट द सब्जेक्ट डिविजनल लेवल्स, ओके वेरी गुड, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली A एंड B। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि एन एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन तो shall not be given any reason for requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting him। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही होगा कि एन एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है कि अंडर RTI एक्ट द लैंग्वेज ऑफ एन एप्लीकेशन में बी इन हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, ऑल द एबव। तो राइट आंसर इज ऑल द एबव। RTI से आपको RTI के माध्यम से यदि आप किसी इंफॉर्मेशन शॉर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो उसका जो लैंग्वेज होगा दैट इज़ अनदर मेथड, वो कुछ भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, रीजनल लैंग्वेज भी हो सकता है, या फिर ऑल द एबव। तो राइट आंसर इज ऑल द एबव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की ओर के अंडर RTI एक्ट द लैंग्वेज ऑफ एन एप्लीकेशन में बी इन, ये तो हो चुका क्वेश्चन नंबर 45, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव इनेक्टेड ए लेजिस्लेशन फॉर प्रोवाइडिंग फॉर सिटीजन RTI। कहता है कि विच ऑफ द फर्स्ट कंट्री पूरी दुनिया में, विच ऑफ द फर्स्ट कंट्री पूरी दुनिया में वो कौन से कंट्री है, सॉरी देश है इन द वर्ल्ड टू हैव इनेक्टेड ए लेजिस्लेशन, यानी अधिनियमित जो विधान है
फॉर द प्रोवाइडिंग फॉर सिटीजन्स RTI, तो वो है स्वीडन। ये ऐसा करने वाला पहला राज्य स्वीडन था। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव इनेक्टेड ए लेजिस्लेशन और प्रोवाइडिंग फॉर सिटीजन्स RTI, दैट इज स्वीडन। एंड नेक्स्ट है कि द फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट इंट्रोड्यूस द लॉ ऑन RTI वाज। RTI का जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट करने में, या फिर कह सकते हैं कि द फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट इंट्रोड्यूस द लॉ ऑन RTI वाज तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है तमिलनाडु, चेन्नई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पब्लिक ऑथोरिटीज आर देयर। कहता है कि हाउ मेनी टाइप्स पब्लिक ऑथोरिटीज, पब्लिक ऑथोरिटीज के क्या काइंड्स है, कितने टाइप्स है। तो कहता है सेंट्रल पब्लिक या सेंट्रल पब्लिक, स्टेट पब्लिक या सेंट्रल पब्लिक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पब्लिक ऑथोरिटीज, पब्लिक ऑथोरिटीज कितने टाइप्स के हैं। तो सेंट्रल पब्लिक ऑथोरिटीज भी हैं और स्टेट पब्लिक ऑथोरिटी भी हैं। सो राइट आंसर इज बोथ द एबव, या बोथ भी लिख सकते हैं। कहता द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन द RTI एक्ट 2005 फॉर द सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन टू डिसाइड ऑन कंप्लेंट्स। इसका जो राइट आंसर है वो है नो सच टाइम लिमिटेशन हैज बीन स्पेसिफाइड। तो राइट आंसर इज ए। एंड क्वेश्चन नंबर 49 कि a first appeal against the decision of a PIO can be preferred by an applicant, a person from within the public authority, a person outside the public authority to whom the information deals। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल द अबव। नेक्स्ट, ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर विल बी refusal to receive not providing, refusal to receive liable to be imposed a monetary penalty for all of them। यानी refusal to receive information application, उसके बाद है कि not providing information with specified time limits। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू, इसमें से ट्रू कौन सा है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू, तो कहता है कि APIO हैज़ टू ऑफर रीजनेबल असिस्टेंस टू एन एप्लीकेंट टू रिड्यूस एन ओरल एप्लीकेशन इनटू वेटिंग। इसका जो राइट आंसर है वो ये तो सही लग रहा है कि APIO इज अंडर नॉट ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन ऑन बीपीएल कैटेगरी पर्सनस विदाउट। कहता है कि नॉट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट्स। नेक्स्ट है और यानी नेक्स्ट है कि डिस्ट्रॉइंग इंफॉर्मेशन। तो डिस्ट्रॉइंग इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि APIO इज अंडर टू ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड दैट रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन टू नॉन BPL कैटेगरी पर्सन विदाउट द पेमेंट ऑफ फर्दर फीस एज स्पेसिफाइड बाय हर और हिम। यानी कैटेगरीज पर्सन विदाउट द पेमेंट ऑफ फर्दर फीस एज स्पेसिफाइड अंडर हिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि a public information officer will be liable to be imposed a monetary penalty for refusal to receive an information application, not providing information within a specified time limits, destroying information। ये सभी बात सही है कि रिफ्यूज़ल टू रिसीव एन इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन है एंड नॉट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट्स। क्वेश्चन नंबर 51 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। कहता है कि APO हैज़ टू ऑफर
offer reasonable assistance to an applicant to reduce an oral application into writing। तो सही इसका जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है कि टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग फर्स्ट अपील बाय ए रिक्वेस्टर अंडर सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 19, इसका जो राइट आंसर है वो है 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ PIO सेक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 कंप्लीट। 53 कि हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द RTI एक्ट 2005 हैव, तो कितने शेड्यूल्स है? 2 शेड्यूल्स है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओह सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। अकॉर्डिंग टू द RTI एक्ट 2005 as exempted organization are concerned the exemptions apply to, तो इसका हो जाएगा certain organization of the central government as listed in the second schedule and 2 the information submitted by these organized to the government or certain ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात दोनों की हो रही, तो RTI एक्ट 2005 जो होगा एज फार एज एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन आर कंसर्न द एग्जेम्पशन अप्लाइज टू। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन नंबर 16। सॉरी दिख नहीं रहा है। यस, कहता है द इंफॉर्मेशन कमिश्नर में बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, क्योंकि जो कमिश्नर जो होते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर वो CIC जो अभी हम देखें कि चीफ इंफॉर्मेशन CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है मे बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। विच सेक्शन डील्स विथ पेनाल्टी अंडर RTI एक्ट 2005, तो सेक्शन 220 कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम अबाउट टू बी इम्पोज्ड अंडर RTI एक्ट 2005, यानी RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत कहता है मैक्सिमम जो अमाउंट है वो इम्पोज किया जा सकता है, वो कितना? वो 25,000। एंड नेक्स्ट कि फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ द आर्टिकल्स 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज द RTI एक्ट हैज, तो ये भी इसको जो है इसको सही माना जाए या फिर नहीं, फिर से पढ़ते हैं कि फ्रॉम विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज द RTI एक्ट 2005 डिराइव इट्स स्टेशंस। आर्टिकल 19 के द्वारा फ्रॉम विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किस आर्टिकल्स के द्वारा? आर्टिकल्स 19। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 कि क्वेश्चन नंबर 64 है कि एन अपील अगेंस्ट ए डिसीजन ऑफ ए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन लाइज विथ, तो इसका जो आंसर है वो है हाई कोर्ट। कहता है एन अपील अगेंस्ट ए डिसीजन, कहता है कि निचले कोर्ट में फाइल किया गया, ऊपरी कोर्ट वाला दे दिया डिसीजन उसके फेवर में, तो फॉलोइंग सेक्शन ऑफ RTI एक्ट 2005 ए नहीं एन अपील अगेंस्ट ए डिसीजन ऑफ ए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन लाइज विथ। चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखे 65 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग RTI एक्ट 2005 से किए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा को रेलिवेंट टॉपिक है, और ऐसे भी ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज़ को ये जानना चाहिए कि व्हाट इज़ RTI रूल्स क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, सूचना का अधिकार कब आया, इन सारी बातों को जानना और सीखना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, एक ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग, इम्प्रेसिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।